हेलो। लक्ष्य के सेट 5 के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। आप लोग अपने आंसर्स को जरा मैच कर लो, देख लो कितना सही है, एंड देन एक्सप्लेनेशन देख लेना। मैंने जैसा कहा है, आपको टारगेट, कंप्रीहेंशन, सेंटेंस अरेंजमेंट, फीलर्स चूंकि ट्रिकी दिए हुए हैं, तो अगर आपने सही बनाया है तो बहुत अच्छा है। पैसेज में भी फर्स्ट पैसेज, चूंकि मेरा बनाया हुआ पैसेज है तो थोड़ा सा अटपटा होगा। आपने अगर ठीक से बनाया है उसको तो यू शुड बी हैप्पी, ये अच्छी चीज है। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। तुम्हारे फर्स्ट में प्ले राइट्स जो होता है, इसमें राइट्स का स्पेलिंग WRIGHTS, नाटककार, नाटक लिखने वाले लोग। हैलोड, बहुत पवित्र टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आप ध्यान दो। तुम्हारा द रिच शुड नाउ लिव इन द एवर प्रेजेंट थ्रेट ऑफ द पुअर, गरीब अमीर अब हमेशा गरीबों के भय में जीता है। देयर लीडर्स, उनके लीडर्स, पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेट हेड्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के हेड्स, कॉमन इन्वेस्टर्स, किसके, जरा ध्यान दीजिए, द अमेरिकन पब्लिक एंड टू अ लेसर डिग्री द पीपल इन सो कॉल्ड डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस डी के अलावे ए नहीं हो सकता है। तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस डी जाएगा, और डी के बाद कंफर्म होने के लिए उनके लीडर्स, जो फर्स्ट वर्ल्ड के, जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, कॉर्पोरेट हेड्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे पास दो वर्ब दिया हुआ है वॉइस में। अब अगर वॉइस में अगर चेंज करना है तो ये पैसिव वॉइस में दिया तो वाज कन्विक्टेड, तो वो कन्विक्टेड होना चाहिए था। यहां पे हैड बीन कन्विक्टेड नरेशन की तरह बना दिया। ही वॉज कन्विक्टेड एज इट इज, ही वॉज कन्विक्टेड, ही हैज बीन कन्विक्टेड, ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, बाकी कहीं नहीं चेंज किया है। यहां पे हैज बीन सेंटेंस्ड कट लेते हैं। सेंटेंस का तो वाज सेंटेंस्ड होगा ना। सेंटेंस बहुत लंबा है, लेकिन वॉइस के लिए सिर्फ वर्ब पर नजर डालो ना। वॉइस का मतलब वर्ब के फॉर्म को ही बदलना तो होता है। वेरी फ्यू पीपल आर इम्परवियस। इम्परवियस का सिनोनिम होता है जिसपे कोई प्रभाव ना पड़े किसी चीज का, अनअफेक्टेड, अप्रभावित। अनमाइंडफुल, लापरवाह। अनस्टॉपेबल, जिसे रोका नहीं जा सके। एंड इम्पेनेट्रेबल, जिसको समझा ना जा सके, जहां मतलब पेनिट्रेट की छेद करना होता है ना, जिसके पार ना जाया जा सके। इम्परवियस, जिसपे कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट, एंटोनिम, एब्सर्ड। एब्सर्ड का उल्टा तो सेंसिबल होगा, क्योंकि व्हाट द क्रिटिक्स सेड अबाउट दिस न्यू बुक वाज एब्सर्ड। क्रिटिक्स ने जो इसके बारे में कहा वो एब्सर्ड था, बेतुका था, उसके जगह पे सेंसिबल, समझदारी भरा था। नेक्स्ट, एनफ रोप। एनफ रोप का मतलब किसी को पर्याप्त स्वतंत्रता देना कि वो जैसे काम करना चाहे वो कर सके। ये क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक। आप ये ध्यान देना, जर्नी में कितना समय लगता है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट उसने पूछा है। अब आप डिड टेक नहीं कर सकते कि डज टेक है तो डिड टेक हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो लिखा हुआ है माई को पैसेंजर्स वांटेड टू नो हाउ लॉन्ग द जर्नी वुड टेक। आई आस्क माई को पैसेंजर, को पैसेंजर ने पूछा था मेरे से, और यहां पे डज लगा दिया है, इंटरोगेटिव।
कितना समय लगता है, लगेगा, लिया नहीं। आगे, ऑफ द सेवरल इश्यूज दैट वर डिस्कस्ड इन द मीटिंग ओनली अ फ्यू वर पर्टिनेंट, सिर्फ कुछ पर्टिनेंट मुद्दे थे, मतलब तर्कपूर्ण मुद्दे थे, और बाकी सारे मुद्दे इरेलेवेंट थे, बेतुके थे। कुछ ही मुद्दे टू द पॉइंट थे। Was the examination written by you? Did you write the examination? पैसे में बनाना है ना। नेक्स्ट, his statement is totally alike. Totally का मीनिंग चाहिए, that is out and out, completely. On edge मतलब एकदम बेचैन, क्या होगा नहीं पता है। Out of hand, uncontrolled, नियंत्रण से बाहर। By a whisker, that is narrowly, by a small margin. The issue raised in the forum can be ignored. Ignored का उल्टा, considered है ना। आगे देखो, how clever of you to have solved, ध्यान दीजिएगा, to have solved, और to have solved यहां नहीं है, यहां नहीं है, सिर्फ इन्हीं दोनों में है। My mother expressed that, सिंपल से how clever, उसने बहुत एक्सक्लेमेटरी बोला, प्रशंसा करने के लिए, कितने क्लेवर था कि तुमने क्वेश्चन बना लिया। यहां पे डाउन के साथ फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है। They decided to dash down their original plan for a bigger house and made it smaller. उन्होंने, उनका जो प्लानिंग था कि उनका घर बड़ा होना चाहिए, उसको उन्होंने नीचे किया, that is scale down, और उन्होंने उसको घर को छोटा घर खरीदा उन्होंने। क्लाइंब डाउन होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना, टू एक्सेप्ट वंस फॉल्ट। टर्न डाउन रिजेक्ट करना, चेंज के साथ डाउन लगेगा नहीं। तुम्हारे पास जॉन्डिस का स्पेलिंग CE, यहां देखो, मैं इसको देखा, मुझे, मैंने आपको कहा ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट और फोर्थ को पढ़ लो। Ironically, the same parents who were considered to be ignorant are thought to be very enlightened, choosing private schools over state-run ones. वही पेरेंट जिनको हम लोग कम पढ़े लिखे मानते हैं, वो बड़े बुद्धिमानी से अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं अपने बच्चों के लिए। अब अगर आप यहां देखो तो इसके पहले तो एसी आएगा ना, जरा ध्यान दीजिएगा कि it is often said in defense of such an approach that poor parents are too ignorant to be partners in a meaningful dialogue. जो गरीब अभिभावक होते हैं वो इतने अनपढ़ होते हैं कि उनको कोई पॉलिसी बनाने में हम पार्टनर नहीं बना सकते, जबकि वही पेरेंट्स, उसके बाद S4 देखो तो एकदम सीधा सीधा एकदम आपका सेट हो रहा है। वो वही पेरेंट्स जब बात आती है अपने बच्चों के चुनने के लिए, बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन, तो बहुत अच्छा स्कूल चुनते हैं वो। आगे नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 में तुम देखो तो तुम्हारे को ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि सी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस था। सिविलाइजेशन इज लाइक अ प्लांट दैट ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू द लैंड ऑन विच इट ग्रोज। इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, हमें आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। वी कैन नॉट इग्नोर दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट इन दिस रिगार्ड। सो तुम्हारा 16 का सी जाएगा। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitution for the group of words. A short poem or speech addressed to your spectators, that is जो छोटा पोएम जिसको इस इग्नोर प्ले के अंत में, that is called epilogue.
शुरुआत में जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो प्रोलॉग बोलते हैं, बाद में उसको इपिलॉग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन एरर, द वैल्यू ऑफ द डॉलर डिक्लाइंस एज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस। देखो यहां पे होना चाहिए था राइजेस, बढ़ता है। रेज मतलब किसी के द्वारा बढ़ाना, राइज मतलब खुद बढ़ना। और जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ता है बढ़ाया नहीं जाता है। नेक्स्ट, आई रिटरेटेड आई डोंट केयर अबाउट द जॉब। अब अबाउट द जॉब, अभी आप देखो आंसर में तुम्हारा सिंपल सा, आई रिटरेटेड दैट। जब ये है तो रिटरेट का मीनिंग क्यों देने का, आई सेड अगेन एंड अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, वन ऑफ माई डिजायर्स, सब्जेक्ट इसका वन है, सो आर के जगह पे इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन नंबर 21 को देखो। डी और बी में जरा ध्यान दीजिएगा, जजेज विल बी गिवन अल्टरनेटिव्स टू प्रिजन सच एज कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट ऑफ माइनर इन्फ्रैक्शन। जजेज को प्रिजन के अल्टरनेटिव के तौर पे कुछ दिया जाएगा, मतलब उनको कि जेल नहीं देना है, एंड दिस एलोन विल रिड्यूस द प्रिजन पॉपुलेशन बाय अबाउट 35%। अगर वो कि आप जाके अपने परिवार अपने समाज की सेवा कीजिए प्रिजन की जगह पे, वो दे सकते हैं। तो डी और बी का आपस में कनेक्शन है, डी और बी यहां है। 22, जब यहां लिखा हुआ है दीज गोल्स, यहां पे अदर गोल्स, तो तुम्हारा डी और बी तो आएगा ही, ठीक है। सॉरी, बी और डी तो आएगा, बी डी यहां है, बी डी यहां है, दो जगह है। अब क्या हम बी को फर्स्ट सेंटेंस ले सकते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड द पेरिल सच एन इंडस्ट्रियल सिस्टम द अमेरिकन इकोनॉमिक्स रिकमेंड्स द स्ट्रॉन्ग एजर्शन ऑफ अदर गोल्स। जरा सोचिए कि क्या हम बी को फर्स्ट सेंटेंस लेंगे या सी को लेंगे। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा, फर्स्ट सेंटेंस ये है, वी हैव टू रियलाइज विदाउट इक्विवोकेशन, हमें यह बात महसूस करना होगा दैट द परस्यूट ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अलोन वुड लीड अस इनटू अ ब्लाइंड वैली, कि अगर हम सिर्फ भौतिकवादिता के पीछे दौड़ेंगे तो हम एक अंधे कुएं में जाके गिर जाएंगे। तो सी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, बी डी साथ में आएगा डीज गोल्स के चलते। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो अपने चुने हुए रास्ते से ध्यान भंग होना, देखो डेविएशन जो होता है ना वो फिजिकल सेंस में, ठीक है। अगर हमारा कंसंट्रेशन जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वहां से मेरा टूटा, तो इसको हम लोग डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। अटेंशन में अगर ब्रेक होगा तो दैट विल बी डिस्ट्रैक्शन, नॉट डेविएशन। इट इज एडविजिबल टू डैश ऑन दिस इशू rather than create unnecessary problem। तो कंप्रोमाइज ही ना, एडविजिबल है कि हम इसी मुद्दे पे कंप्रोमाइज करें झूठ का समस्या पैदा करने के बदले। 25 बहुत बड़ी चीज नहीं है, सी refused to give the money, why was the money refused to be given to you by your father। यहां पे कोई ज्यादा नहीं है। a person coming to not going to, जो किसी देश में आ रहा है, और अगर वो आ रहा है तो आप ध्यान रखिए दैट हैज टू बी इमिग्रेंट। इसको बोलते हैं वो जो अपने देश को छोड़ के जाए, जो जा रहा है वो इमिग्रेंट, और जो आ रहा है किसी देश में उसको IMMI वाला। नेक्स्ट,
27 नंबर, 27 नंबर में तुम्हारा सी पहला जाएगा। सो व्हाट इज द रियल ब्यूटी? बी और ए का आपस में कनेक्शन बैठ रहा है, तुम ध्यान दो। देयर इज नो सच थिंग एज अट्रैक्टिवनेस, इट इज अट्रैक्टिव टू वन। सो बी और ए साथ में आएगा तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा। मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन वॉक। अगर ओनली लगा हुआ है तो वहां पे हु या विच का इस्तेमाल नहीं हो सकता, कभी नहीं। वहां पे जब भी होगा तो सिर्फ दैट का इस्तेमाल होगा। 29, स्पोकन लैंग्वेज इज द वर्ल्ड टुडे। वाइडली स्पोकन ना, ब्रॉडली तो किसी चीज का विस्तार बताने के लिए होता है, जो चारों तरफ बड़े एरिया में फैला हुआ वाइडली स्पोकन हम डालते हैं। ब्रॉडली वही कोलोकेशन मैंने बोला ना, वाइडली स्पोकन होगा, ब्रॉडली स्पोकन नहीं। नेक्स्ट, अभी आप क्लोज से देखो। गिवन एज ए प्रीपोजिशन मतलब होता है बिकॉज ऑफ। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, नहीं तो याद रखिएगा इसी गिवन, क्योंकि और अगर आप देख रहे हो टू गिव द मेनी एग्जिस्टिंग साइबर सिनेरियो, हम देने वाली कोई चीज नहीं है। बिकॉज ऑफ साइबर वॉरफेयर सिनेरियो, आज साइबर वॉरफेयर हो रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड। बिकॉज ऑफ दैट, नॉट एक्सक्लूडिंग अ कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक दैट डैश sabotage multiple infrastructure assets। संभावना ना, वो जो कर सकता है, करेगा नहीं, अभी हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, सो कुड लगाएंगे। ये कैन का पास्ट फॉर्म नहीं है, कुड का वही यूज होता है जो मे का यूज होता है, माइट का यूज होता है संभावना बताने के लिए, जो कर सकता है। Anonymity and low cost have meant that dash even यहां तक कि छोटे छोटे ग्रुप भी, असंतुष्ट ग्रुप, डिसअफेक्टेड ग्रुप, अपार्ट फ्रॉम होस्टाइल स्टेट्स एंड ऑफिशियल एजेंसीज, बड़े बड़े राज्य तो होंगे ही होंगे, छोटे ग्रुप भी कुड, देखो यहां पे संभावना जाहिर करने के लिए दिया है, कुड डैश टू साइबर टेक्निक्स, और आपके पास रिजॉर्ट टू का मतलब सहारा लेना किसी चीज का, वो साइबर अटैक का सहारा ले सकते हैं। रिजॉर्ट टू, टेक हेल्प ऑफ। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप जरा इस पैसेज को पढ़िए, इतने दूर को बस, क्योंकि ये तो टीएस सीलेट का लिखा हुआ एक पोएट्री था। It happened in the case of King Henry, who advanced his best friend। किंग हेनरी ने अपने सबसे अच्छे दोस्त थॉमस बेकेट को 1162 में आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी बनाया। मतलब कोई मठ, अगर हमारे यहां इंडिया की बात करें तो कोई बहुत बड़ा मठ है, उसके मठाधीश उनको बनाया गया, आर्क बिशप बनाया गया। बट वेन हेनरी वांटेड टू एस्टैब्लिश, ध्यान रखिएगा, जब हेनरी ने यह सोचा कि उसको एस्टैब्लिश करना है एक समान, इसका मतलब कि पहले एक समान नहीं था, सेकुलर अथॉरिटी, धर्मनिरपेक्ष, मतलब पहले धर्म से जुड़े हुआ था। इन मैटर्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के मैटर में एक समान नहीं था, धर्मनिरपेक्ष नहीं था। जब उन्होंने न्याय के क्षेत्र में एक समान सेकुलर अथॉरिटी बनाना चाहा, मेकिंग इवन क्लेरिक्स अकाउंटेबल, यहां तक कि पादरियों को उसमें जवाबदेह होना पड़ता। इसका मतलब कि पहले पादरी जवाबदेह नहीं थे, हेनरी के प्रयास करने के पहले वो जवाबदेह नहीं थे, पादरियों पे कोई कानून का नहीं चलता था। उनको सरकार के प्रति, राज्य के प्रति जवाबदेह बनाने को उन्होंने, हेनरी ने जब सोचा, तो एक चर्च और स्टेट के बीच युद्ध शुरू हो गया, जो कि खत्म हुआ। वो युद्ध खत्म कैसे हुआ? मर्डर ऑफ बेकेट इन दिसंबर 29।
इनके मर्डर के साथ वो युद्ध खत्म हुआ। मतलब शायद ये अगुआ होंगे, ये उसके लीड कर रहे होंगे, तभी लीडर के मरने के बाद युद्ध खत्म हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, इतने से ही तुम्हारा सारा मेजर क्वेश्चन आ रहा है। अभी आप देखना, अगर चर्च और स्टेट के बीच जो युद्ध हो रहा था, इन द फॉर्मर्स फेवर, चर्च के फेवर में अगर वो होता, अगर वो युद्ध चर्च विजयी हो जाता, तो क्या होता? हेनरी को जब पद छोड़ना पड़ता, नॉट श्योर, ये था कि वो धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाता, राज्य इंग्लैंड धर्मनिरपेक्ष नहीं बन पाता। ये तो मैंने भी दे दिया कि इंग्लैंड एक धार्मिक राज्य हो गया होता, धार्मिक देश हो गया होता। लेकिन हेनरी को राज्य गद्दी छोड़ना पड़ता, बेकेट हथियार लेते। अभी क्या होता आगे में ये नहीं है, इसको टारगेट करके बनाइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर हेनरीज अटेम्प्ट कौन सा एक डेफिनेट कंडीशन नहीं था? क्लर्जीमैन, वही क्लरिक्स, वे आर नॉट आंसरेबल टू द किंग, वो राजा के प्रति जवाबदेह नहीं थे, वो स्टेट के प्रति जवाबदेह नहीं थे, ये तो था। देयर वर डाइवर्सिटी ऑफ लॉ, इन लॉ में विविधता थी, यूनिफॉर्म बनाने को चाह रहे थे। क्लरिक्स हैड द पावर टू डिलीवर जजमेंट, वो भी, चूंकि अब जरा सोचिए कि एक तरह का नहीं था और वो जवाबदेह नहीं थे, तो वो भी शायद जजमेंट कर रहे होंगे। लेकिन एक बताइए कि ये कि उनके अपने न्यायालय थे, ये कहीं नहीं डायरेक्ट मिल रहा है। बेकेट का मर्डर हुआ क्योंकि शायद वही होगा कि वो सबसे बड़ा, वही अग्रदूत होगा सबका, क्योंकि जब उन्होंने करना चाहा तो बेकेट और बेकेट की सेना और हेनरी के सेना में लड़ाई होनी शुरू हो गई थी, तो ये लीडर होंगे, क्योंकि इन्हीं के मर्डर के बाद युद्ध खत्म हुआ। और जो पोएम लिखा है टी.एस. एलियट ने, उससे कौन सी चीज है, कौन सा ये नहीं मिल रहा है? और नहीं मिलने में यही था कि ग्रेट चीज है स्लोली होती हैं, ग्रेजुअली होती है, कहीं लिखा हुआ है थिंग्स कीप रिपीटिंग देमसेल्फ, चीजें बार बार होती हैं, जो एक चला गया वो वापस नहीं आता, टाइम जो चला जाता है वो रिटर्न नहीं होता, ये सब उसने लिखा हुआ है। The same thing happened from generation to generation. The same time, never the same time returns. So, बाकी सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पैराडिम। पैराडिम का मतलब होता है पैटर्न, पैटर्न होता है उसका मतलब। और पैटर्न के हिसाब से तुम अगर पैराडिम देखो, अगर यहां पे द न्यू पैराडिम ऑफ हेल्थ इज नॉट अ लाइसेंस, जो नया हेल्थ का पैराडिम बना है, मॉडल बना है, पैटर्न बना है, वो क्वेकरी, झोला छाप के लिए लाइसेंस नहीं है। दूसरा, सेम मीनिंग वॉल्यूशन का, और वॉल्यूशन का जो मतलब होता है वो होता है विल पावर, इच्छा, ऑन माई ओन वॉल्यूशन। इसेंस, इसेंस वो पैसे से आराम से मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। Modern civilization can improve on this, but the essence will remain the same. Essence वही रहेगा, मतलब मेन चीज, समरी, मेन फैक्टर वही रहेगा। समरी मतलब किसी चीज का, लेकिन यहां सिविलाइजेशन है ना, तो जिस्ट मेन फैक्टर। एंड ऑपोजिट मीनिंग होलिस्टिक का, होलिस्टिक मतलब होता है कंप्लीट, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए, और पीसफुल मतलब आधे अधूरे चीजों का ध्यान रखते हुए। पीसफुल मतलब आधा अधूरा।
आगे, which of the following is the reason for the sorry state of affairs of the Indian universities as mentioned in the passage? पैसेज में मेंशन किया हुआ है कि जो मेन कारण क्या है कि यहां के इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थिति अच्छी नहीं है। और आप ध्यान दो यहां पे, थैंक्स टू, दैट इज बिकॉज ऑफ years of sustained financial neglect, लगातार फाइनेंशियल नेग्लेक्ट हम कर रहे हैं। मोस्ट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस डू नॉट डू रिसर्च वॉट द नेम, कोई रिसर्च नहीं करते, उनकी खराब स्थिति का काम लगातार फाइनेंशियल नेग्लेक्ट है। किस काम में डायरेक्ट पढ़ाने के अलावे वो किस काम में समय देते हैं? टीचर्स। और वो तो तुम्हारे शुरुआत में लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे है। और वो ध्यान दीजिए कि however the amount of time academics required to prepare lecture of good quality as well as time needed to spend doing research so आप जरा ध्यान दीजिए कि आपका सी जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है कि विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, और ये चीज कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड। सब जगह पे लिखा हुआ है इंक्रीज नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। एंड यूजीसी का डायरेक्टिव क्या है यूनिवर्सिटीज के लिए, उन्होंने यूनिवर्सिटीज को क्या निर्देश दिया है, और निर्देश क्या है आप जरा ध्यान देना। निर्देश, now the UGC says universities must implement a complete freeze, एकदम रोक लगा दें, on all permanent recruitments, सारे परमानेंट जो रिक्रूटमेंट होते हैं उस पर वो रोक लगा दें, खत्म कर दें सारे पोस्ट को जो कि 1 साल से ज्यादा समय से वैकेंट हैं। और आप जरा ध्यान दीजिएगा कि आपका आंसर इसमें से सी जाएगा। पैसेज थोड़ा साइज में बड़ा हो सकता है, बट लोकेट करने पे बहुत आराम से आपका बन जाएगा कॉन्फिडेंटली। आई होप आपने इंजॉय किया होगा जो मैं जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया। बताइएगा कैसा लगा आपको अपने कमेंट्स में। थैंक यू सपोर्ट।